नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम न केवल किसी एक एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सारे एग्जाम्स के एमपी जीके को कवर किया जा रहा है। ये हमारा एमसीक्यू वाला सीरीज है। आप एक सीरीज देखते हैं सुबह 8 बजे जो प्रीमियर होता है ना, उसमें आप लोग क्या पढ़ते हो? उसमें आप लोग पढ़ते हो टॉपिक्स, है ना, स्टैटिक टॉपिक्स, जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। और ये क्या है? ये उसका एमसीक्यू है। जिस तरह से टॉपिक आए हैं, जिस नंबर से, जिस सीरियल नंबर से, उसी सीरियल नंबर के साथ क्या आ रहा है? ये आपका एमसीक्यू आ रहा है। आप इसको देख के क्या कर रहे हो? अपने टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो, जो भूली हुई चीजें हैं उन्हें याद कर रहे हो, प्लस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका आइडिया लग रहा है इससे आपको, है ना। तो ये जरूर देखें, बिल्कुल देखें। बस टॉपिक देख के नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम लोग एमपी जैसे सब्जेक्ट हमेशा पढ़ लेते हैं, पढ़ के खत्म कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, इतने सारे छोटे छोटे फैक्ट होते हैं कि वो भूलना शुरू हो जाते हैं। भूलने के लिए पूरा पढ़ के रिवीजन करने से अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका ये है कि आप एमसीक्यू का वीडियो देखें और आपका क्या होगा? क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या एक बार समझ लेते हैं कि हम लोग किस किस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो मध्य प्रदेश में कौन सी संस्थाएं एग्जाम लेती हैं? 2 संस्थाएं एग्जाम लेती हैं। कौन कौन? एमपीपीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी या व्यापम। अब देखते हैं एमपीपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कराती है। सबसे पहले क्या? एमपीपीएससी प्रीलिम्स, है ना। प्रीलिम्स क्या है? आपकी आने वाली है प्रीलिम्स, है ना, बहुत जल्दी आने वाली है। बस नोटिफिकेशन आने ही वाला है ना, बिल्कुल आ ही जाएगा आप लोग का। कब तक? दिसंबर के महीने में आ ही जाएगा। तैयारी बिल्कुल जारी रखना है। किसका? प्रीलिम्स का। कैलेंडर तो आ ही चुका है। क्या दिया गया एग्जाम? अप्रैल में होगी, है ना। ठीक है, तो इतना टाइम प्रीलिम्स प्रिपेयर करने में लग ही जाता है। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि अप्रैल, अरे अप्रैल तो अभी बहुत ही दूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ना। आप एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, आपको समझ में आएगा कवर करने में कितना समय लग जाता है। ठीक है, नए हो या पुराने हो, सबको इतना समय लग जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और कौन से एमपीपीएससी के हैं? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, है ना। ये क्या? डीएसपी रेडियो की अलग से एक पोस्ट आई है। और उसके अलावा क्या? एमपीपीएससी एडीपीओ। ठीक, और कहां दिख रहा है आपको एमपीपीएससी? एमपीपीएससी एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं पीबी या व्यापम द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम तो कौन कौन से हो गया? एमपी कांस्टेबल, है ना। उसके अलावा ये पीवी हो गए, इसमें लगभग सारे एग्जाम कवर कर दिए जाएंगे, इसलिए पीवी लिख दिया है। ठीक है, उसके अलावा एमपी एसआई, एम व्यापम पटवारी और व्यापम सब इंजीनियर। अब ये असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर क्या है? टेक्निकल पोस्ट है दोनों, है ना। इसमें जीएस नहीं आती। जीएस के अलावा नॉन टेक में क्या आता है? एमपी आता है। इसमें एमपी के अलावा और कुछ भी आते हैं ना, जैसे मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, ये सब चीजें आती है किसमें? सब इंजीनियर में। और ए में क्या आता है? ए में सिर्फ आता है क्या? इनका आएगा टेक्निकल पोर्शन, उसके बाद क्या आएगा? एमपी आएगा, है ना। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या शुरू करते हैं? आज का क्या है हमारा? एमसीक्यू का पार्ट 3 है ना। पार्ट क्या है? पार्ट 3 एमसीक्यू। इसके पहले आप कितने वीडियो देख चुके हैं एमसीक्यू के? 2 वीडियो देख चुके हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब क्या होगा? मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ठीक है। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगी, जो लोग प्रीमियर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो फटाफट आंसर करें, है ना, जैसे कम्युनिकेशन एक बना रहे। ठीक, तो और उसके अलावा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी कि आंसर क्या होगा। तो जिनको बनता है रिवीजन करने के लिए, फटाफट क्या करने वाले? कमेंट करेंगे, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या क्या लिखा है? दक्षिण की ओर नहीं बहती है। अब आप लोग नदियां चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो और कैसे पूरा लोकेट करके पढ़े हो, कहां से निकल रही है, कहां तक बह रही है ना नदी, और कहां जाके कौन सी नदी में मिल रही है। ठीक है, मुहाना कहां पे है उसका, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बनवा रही थी क्या, आप लोग को डायग्राम बनवाया है मैंने आपको, है ना, कि उससे क्या होता है, चीजें ज्यादा याद रहती है। तो क्या क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेनगंगा, ऑप्शन सी
वर्धा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो अगर सबसे पहले एलिमिनेट करना हो तो क्या एलिमिनेट करने वाले हैं हम लोग? गोदावरी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पहली बात तो नदी है ही नहीं। ठीक है, गोदावरी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं बहती है, तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है बेन गंगा और वर्धा के बारे में एक साथ। जब मैंने नदियां चैप्टर पढ़ा है तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाया था। क्या कि दोनों आके दक्षिण की ओर बहती है, ये मध्य प्रदेश की सीमा से आके, और यहाँ पे एक जगह मिलती है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हुए कहाँ मिलती है? आगे बढ़ते हुए मिलती है गोदावरी में। तो मतलब ये क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गई? दक्षिणवर्ती नदी हो गई, मतलब साउथ की ओर बहती हैं। तो बचा क्या? बचा केन। तो आंसर क्या होगा? केन नदी। केन किधर बहती है? केन उत्तर की ओर बहती है ना, उत्तर पूर्वी थोड़ा सा है ना, वैसे देखा जाए तो उत्तर की ओर ऊपर जाती है ना, केन नदी ऐसे जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? ध्यान देना है, किसकी गंगा? मध्य प्रदेश की गंगा, ना कि मालवा की गंगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या है? निम्न में से किसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं या व्यापम या फिर एमपीपीएससी के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, और कुछ थोड़े बहुत बनाए हुए क्वेश्चन है ना, तो दोनों का मिक्सचर है। किसका किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अगर कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन लग रहा है या नया क्वेश्चन लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस उठा के दे दिया, वही चीज उठा के दे दिया जो पढ़ाया अपन ने, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई भी बुक खोल के देखोगे है ना, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? ए नर्मदा, बी बेतवा, सी शिप्रा और डी क्या है? चंबल। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी बेतवा। आप लोग को सभी को पता है क्या बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? क्यों? किसी पवित्रता के आधार पे नहीं कहा जाता है, कोई धार्मिक कारण भी नहीं है कहने का। क्या कारण है? प्रदूषण। क्या कारण है? प्रदूषण। क्यों? गंगा बहुत प्रदूषित नदी है, उसी तरह बेतवा भी बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है। अब हम लोग क्या, जो दूसरे लोग दूसरे कंट्री में जो लोग नदी को माता नहीं मानते, भगवान की तरह नहीं पूछते, उनकी नदियां ज्यादा साफ है, हमारी नदियां ज्यादा खराब है। क्यों? कुछ भी होगा सब भगवान के नाम पे जाके कहाँ प्रवाहित करना है हम लोगों को? नदी में, अपनी मान्यताओं के हिसाब से। उससे क्या होता है? प्रदूषण बढ़ता है, फैक्ट्रियों के गंदे पानी जाते हैं, नालों के गंदे पानी जाते हैं, सबकी निकासी कहाँ की जाती है? नदियों में की जाती है। इससे क्या हो जाती है? नदी प्रदूषित हो जाती है। ठीक, तो किसको कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा? बेतवा को। किस आधार पे? प्रदूषण के आधार पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो पश्चिम किधर हुआ? इधर हुआ। पश्चिमवर्ती नदी, मैंने 3 प्रमुख नदियां बताई थी आपको। पश्चिमवर्ती नदी जो सीधे कहां जा रही थी? खंबात की खाड़ी में जा रही थी, है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी। तो क्या हो गया? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती और ए और सी दोनों डी। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, मतलब ऑप्शन डी। नर्मदा और ताप्ती दोनों क्या है? पश्चिमवर्ती नदी है। मैंने 3 नदी बताया था ना, कौन कौन सी नदी थी? फटाफट कमेंट करके बताइए तीसरी नदी कौन सी है जो कि पश्चिमवर्ती नदी है और जाके कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। तो नर्मदा और ताप्ती थी, और तीसरी कौन सी है? बेतवा तो बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को पता है ना। बेतवा किधर जाती है? ऊपर की ओर जाती है ना, उत्तर पूर्वी नदी है बेतवा। ठीक है, इसका बहाव उधर की ओर होता है। तो तीसरी कौन सी है? तीसरी है माही नदी। ठीक, याद रखना है। तो 3 पश्चिमवर्ती नदियां बताया था मैंने, कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? अब आपको तभी समझ में याद रहेगा, या तो आप एकदम पूरा नोट बना के रटने बैठोगे, उसमें क्या होगी? समस्या होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। यमुना का गंगा कर दोगे, गंगा का यमुना कर दोगे। ये आपको इजिली तभी याद होगा जबकि आप पूरा ये मैपिंग की होगे। जब मैं आपको बताई थी कि यहाँ यमुना बह रही है, भी जाके यमुना मिल रही है भी, फिर इधर आगे वाली गंगा में बह रही है, तो ये सब अगर आपने मैपिंग की होगी तो
आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी क्या है? चंबल। अब इनमें से 3 ऐसी नदियां जो कि कहाँ मिलती हैं? जो जाके यमुना में मिलती हैं। तो कौन कौन सी यमुना में मिलती है? केन बिल्कुल हाँ मिलती है, बेतवा बिल्कुल मिलती है जाके यमुना में, और चंबल भी कहाँ मिलती है? जाके यमुना में मिलती है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी सोन। सोन कहाँ जाके मिलती है? सोन गंगा में जाके मिलती है। कहाँ पे? कहाँ पे जाके मिलती है? बिहार में जाके मिलती है। ठीक है ना, पटना के पास कहाँ जाके मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। तो क्या हो गया ऑप्शन? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शिप्रा और काली सिंध नदी किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी? शिप्रा और काली सिंध। अच्छे से पढ़ा है आपने, अच्छे से समझा है आपने इसको, है ना। सहायक नदियां कॉलम बना के सबका लिखाया गया है हर नदी के बाद। ठीक है, तो क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? केन, दूसरा क्या है? चंबल, तीसरा क्या है? बेतवा, और चौथा क्या है? सोन। तो अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता आंसर, ठीक है। पहली बात तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहला काम क्या करना है? पहला काम ये सोचना है कि फटाक से फर्स्ट क्लिक में अपने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं आ रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। उसका मतलब ये है कि अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आंसर तो आना ही है और आंसर तो बनेगा ही। अब बस यही डिफरेंस रह जाता है। आप देखोगे कि 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है सबका, किसी का 1 क्वेश्चन से, किसी के 2 क्वेश्चन से। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि कुछ लोग इस तरह से क्वेश्चन करके आते हैं कि हाँ ठीक है ये बनता है, चलो हाँ ठीक है बनता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी बनता है उसमें पूरा कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करते हैं ना। तो हमेशा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं अपन। ठीक है, तो शिप्रा और काली सिंध, आपको ये दोनों पता चल गया कि ये कहाँ की बात हो रही है? ये दोनों मालवा में ही है, आपको पता है। ठीक है, शिप्रा और काली सिंध ऐसे बहते हुए जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? केन देखते हैं। केन का एरिया कहाँ है? आप सबको पता है। कहाँ से निकलती है केन? याद कराई में थी मैं, का केन कैमूर पर्वतमाला, कटनी। तो क्या ये मालवा के आसपास भी होगा? नहीं। ठीक है, और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको क्या पता चल गया कि ये पूर्व और उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहती होगी तो कहां से? कोई चांस ही नहीं है इन दोनों की सहायक नदी बनने का। ठीक है, तो केन सबसे पहले अड़ गया। ठीक है, और उसके बाद अब किस पे चलते हैं? बेतवा में चलते हैं। बेतवा को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, और ये भी कहा है उत्तरवर्ती नदी है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के आसपास वाला एरिया होगा। ठीक है, सोन, सोन तो पूर्णतः क्या हो गया? बघेलखंड के आसपास वाला एरिया हो गया। ठीक है, आपको पता है उधर ही निकलती है, उधर ही जाके किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो बचा क्या? बचा क्या? चंबल। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चंबल नदी। ठीक, तो शिप्रा और काली सिंध किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो आप लोगों को जब आखिरी पार्ट पढ़ाई थी नदियां पार्ट 3, उसमें मैंने पूरा कॉलम बनवाया था आप लोगों को, है ना, कि नदी और नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा। कटनी, तो कटनी तो हो नहीं सकता, उसी कॉमन सेंस से, है ना। उधर क्या किधर है? पूर्व साइड है, और ये किधर? अपना मालवा के आसपास का है। ठीक है, काली सिंध का। उज्जैन, अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बीना। ठीक है, तो उज्जैन तो कौन सी नदी किनारे है? आप लोगों को पता है कौन सी नदी किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे, है ना। आप लोग पढ़े हो। ठीक है, और बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोनकच्छ। लिखाया भी था मैंने और बताया भी था मैंने। ठीक है, तो काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? सोनकच्छ बसा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? मतलब पार्वती नदी कौन से जिले से निकलती है? ठीक, तो कौन से जिले से निकलती है बताया है मैंने। किससे निकलती है? सीहोर के आष्टा तहसील से। कहां से निकलती है?
सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। किसकी सहायक है पार्वती नदी? फटाफट जवाब देना है ना, फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट में लिखिए क्या कौन किसकी सहायक नदी है। जो लाइव चैट देख रहे हैं वही लिख सकते हैं ना, तो लाइव चैट में ऑप्शन है आपके पास, है ना। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है ये भी, ठीक। और कहां से निकलती है? सीहोर के आष्टा तहसील से निकलती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चचई जलप्रपात किस जिले में है? अब इस पे तो इतने बार डिस्कशन हो चुका है कि अगर अब ये याद नहीं है ना तो फिर हो गया। क्यों? क्योंकि कितने बार पर्वत पढ़े तो भू आकृतिक विभाजन पढ़े तो परिचय पढ़े तो उसके बाद फिर और नदियां पढ़े तो नदी घाटी परियोजना पढ़े, तो मतलब डिस्कशन तो हर टॉपिक पे इसका हो गया है। तो कहाँ है चचई वाटरफॉल? कहाँ पे है? ए सीधी, बी रीवा, सी सतना, डी दतिया। तो कहां पे है? रीवा में, ऑप्शन बी। चचई वाटरफॉल कहां पे है? ऑप्शन बी रीवा, ठीक है। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। और इसकी कितनी ऊंचाई? 130 मीटर। याद रहेगा, बहुत बार हुआ है डिस्कशन, अब एक बार एमसीक्यू में भी डिस्कशन हो गया है ना, भूलने वाली चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? क्या है? खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो अब देखना है, अगर खंबात की खाड़ी में गिर रही है मतलब कौन सी नदी होगी? ये पश्चिमवर्ती नदी होगी कोई, है ना, क्योंकि खंबात की खाड़ी में गिर रही है। नहीं तो क्या होता, पूरब की ओर बहती तो या तो किसी नदी में जाके मिल जाती, है ना। पूरब की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की स्पेशली जितनी नदियां वो किसी ना किसी नदी में जाकर मिल जाती है ना। तो या फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? बंगाल की खाड़ी में जाती, ठीक है। तो अब ये क्या है? खंबात की खाड़ी में जा रही है, मतलब कैसी नदी है? अपने को पता चल गया कि पश्चिमवर्ती नदी है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है, वेस्ट, ठीक। तो देखना ऑप्शन क्या क्या? ए ताप्ती, बी चंबल, सी बेतवा, डी सोन। तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए ताप्ती। 3 नदियां पश्चिमवर्ती नदी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन? नर्मदा, ताप्ती और माही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वर्धा नदी कहां से निकलती है, ठीक। तो अभी आप लोगों को पता चला कि अपन ने क्या देखा, वेनगंगा और वर्धा के बारे में थोड़ा सा देखा, तो समझ में आया कि वेनगंगा इधर कहीं से निकल रही थी और वर्धा इधर किधर से निकल रही थी, है ना। तो कहाँ से निकलती है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी उज्जैन। तो ये तो पता चल गया कि कहीं नीचे से ही है, तो ठीक है, उज्जैन तो सबसे पहले चला गया, ठीक है। तो क्या क्या बचा? छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल। तो आप लोगों को पता है कहां से निकलती है? ऑप्शन सी बैतूल, ठीक है। याद रहेगा, वर्धा नदी कहां से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्राणहिता संगम किन 2 नदियों का संगम है? जब पढ़ा रही थी मैं, है ना, नदियां, तो बहुत बार बोला मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत बार रिपीट किया मैंने ये, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, है ना। प्राणहिता संगम किन 2 नदियों का संगम है? तो ए नर्मदा तवा, बी काली सिंध और चंबल, सी बेनगंगा और वर्धा, डी कुंवारी और सिंध। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन
सी बेनगंगा और वर्धा। अभी आप लोगों ने देखा है ना कि ये मध्य प्रदेश की अगर नीचे की सीमा हो गई तो ठीक है, बेनगंगा इधर से आ रही है बहते हुए, वर्धा इधर से आ रही है बैतूल से निकल रही है ना, और यहाँ पे आके दोनों मिल जा रही है। तो इसके संगम को क्या कहा जा रहा है? इसके संगम को कह रहे हैं हम लोग प्राणहिता। इसी के संगम का नाम रखे है ना प्राणहिता, मैंने बताया था। और फिर जब ये प्राणहिता कहला रही है तो ये आगे बढ़ रही है प्राणहिता के नाम से, और जाके कहाँ पे मिल रही है? जाके मिल रही है गोदावरी नदी में। ठीक, कहाँ पे मिलती है? गोदावरी नदी में। तो ये आपको मैंने पूरा ऐसे बना के समझाया हुआ था, है ना, जब आप क्या पढ़े हो, जब आप नदियां पढ़े हो, जब आप बेनगंगा पढ़े हो और जब आप वर्धा पढ़े हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चल रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ठीक, तो सबसे पहले ये बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है सबसे लंबी नदी? नर्मदा। सबको पता है ना टोटल लंबाई कितनी है नर्मदा की? टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर। ठीक, यही है ना। और मध्य प्रदेश में कितनी है नर्मदा की लंबाई? फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कौन सी है सबसे, नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? क्योंकि जब आप नर्मदा की लंबाई जानोगे उसके बाद ही तो जानोगे कि ये सबसे लंबी है, तो सबसे दूसरे नंबर वाली इससे तो कमी होगी और क्या नंबर होगा, है ना। तो कितनी है नर्मदा की लंबाई मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। ठीक, तो टोटल लंबाई कितनी है? 13-12, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है दूसरी सबसे लंबी नदी? चंबल नदी। कितनी है चंबल नदी की लंबाई? मैंने बताया है, फटाफट कमेंट करना, बताइए चंबल नदी की लेंथ कितनी है, फटाफट बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेंथ कितनी है चंबल नदी की? अब ये तो समझ में आ रहा है कि अगर चंबल नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है और नर्मदा पहली सबसे लंबी नदी है और नर्मदा 1077 किलोमीटर है, तो चंबल नदी क्या होगी? इससे तो कमी होगी। तो कितनी है? 965 किलोमीटर, है ना। कितनी है? 965 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ठीक, तो ओरछा मध्य प्रदेश के कौन सी नदी के तट पे स्थित है? क्वेश्चन ये है, आखिरी नदी पार्ट 3 में आखिरी में जो मैं कॉलम बना के पढ़ाई थी उसी का ये क्वेश्चन है ना, क्या कि कौन सी नदी के तट पे कौन से प्रमुख शहर बसे हैं। और मैंने बताया था कि ओरछा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको पर्यटन में भी पढ़ेंगे और ये आप देखेंगे, है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये मध्य प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या है? ए ताप्ती, बी बेतवा, सी तवा और डी शिप्रा। अब मैं ये बोलूं कि आप ये आपको नहीं पता तो आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं ये बताइए मेरे को। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको बोला जाता है? कौन सी नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोला जाता है? फटाफट बताएं किसको बोला जाता है। अब ये आपको पता है कि ओरछा कहाँ पे है? बुंदेलखंड में ही है। सबसे नए जिले में ओरछा सम्मिलित है। पहले किस में आता था? पहले टीकमगढ़ में आता था। अब जब क्या बन गया है? ओरछा बन गया है, निमाड़ी बन गया है नया जिला, तो उसमें क्या है? ओरछा चला गया है ना। तो ये कहाँ हुआ? बुंदेलखंड का पार्ट हो गया। तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? बी बेतवा नदी के किनारे, है ना, ध्यान रहेगा। अब ऐसे मैं क्यों बता रही हूं? मैं सीधे सीधे भी आपको बता सकती हूँ कि ये ऑप्शन है, ये आंसर है। मैं इसलिए बता रही हूँ और सीधे बता के भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा हिंट करती हूँ फिर बताती हूँ। क्यों? जैसे आपको चीजें थोड़ी सी रिकॉल होना शुरू हो जाए, है ना। जब भी हम लोग दिमाग लगाते हैं तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है। दिमाग नहीं लगाते, सीधे देख लिया तो लगेगा हाँ बनता था, ठीक है आगे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना। चलिए तो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ठीक है, तो किस जिले से उद्गमित होती है? ऑप्शन ए
विदिशा, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी देवास। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर सही वाले आंसर के अलावा क्या है, सब अतरंगी टाइप के, कंफ्यूज होने वाले ऑप्शन नहीं है कि एकदम आसपास के दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंध नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए। कहां से? विदिशा से निकलती है सिंध नदी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने के पहले एक बार क्या बात कर लेते हैं, हमारे कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या कोर्स है? प्री प्लस मेंस का कोर्स है ना? प्री प्लस मेंस का कोर्स है ना? जो क्या क्या है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। कहाँ पे है? तो रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, है ना? आप उस प्ले स्टोर पे जाओगे, उसके बाद रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और फिर आप ये परचेज कर सकते हो। क्या? प्री प्लस मेंस का कोर्स है। कितने में है ये कोर्स? इसकी अमाउंट क्या है? 9,999 में है। ये क्या पूरा कोर्स, पूरा पैकेज मिलेगा आपको प्री प्लस मेंस का, है ना? ये लगभग 80% कंप्लीट है और डेली नए नए वीडियोस आपके डल रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में और इम्पोर्टेंट, अब इसमें क्या क्या मिलता है आप लोगों को? इसमें आप लोगों को मिलता है वीडियो लेक्चर मिलेगा, जैसे आप अभी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसी तरह का क्या पेड है, बस ये है ना, वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको? पीडीएफ मिलेगी, है ना? जो आपने पढ़ा है उसका सॉफ्ट कॉपी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा और वो पीडीएफ कैसी होगी? टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स रहते हैं वो पीडीएफ। ठीक है, चलिए अब ऑफलाइन क्लास की बात कर लेते हैं। ये किसकी बात हो गई? ऑनलाइन क्लास की बात हो गई, है ना? अब ऑफलाइन क्लास की बात करें तो हमारी ऑफलाइन क्लास सिर्फ प्रीलिम फोकस्ड जो क्लास है ऑफलाइन की, वो कब से स्टार्ट हो चुकी है? वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। जो किसके ऊपर फोकस थी? प्रीलिम्स के ऊपर फोकस्ड है। ठीक ठीक है, और अगर कुछ लोगों को लगता है अभी सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ना चाहिए, मेंस भी पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए भी क्या प्री प्लस मेंस की क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि 15 दिसंबर से होनी थी लेकिन थोड़ा सा डिले हो गई और कब से स्टार्ट हो गई है? 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। ये कैसी है? ये आपकी ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, और ये प्री प्लस मेंस की क्लास है। अभी आप लोगों के इन दोनों का डेमो चल रहा है ना? किसका? इसका भी, और 10 दिन का डेमो दिया गया है जो आपका आपके YouTube रक्षा एकेडमी के YouTube चैनल पे भी आपको लाइव दिखाई देता होगा। यही रियल टाइम ऑनलाइन क्लास है ना? यहाँ पे ऑफलाइन भी चलती है प्लस आप इसको ऑनलाइन भी देखते हैं। क्या? डेमो। अगर आप यहाँ आके डेमो लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, और नहीं आके लेना चाहते तो ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा इसका डेमो। ठीक, तो ये किसकी बात हो गई? यह बात हो गई कोर्स की और क्लास की। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है अब? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना? किस जिले से उद्गमित होती है? तो विदिशा जिले से होती है। ठीक है, चलिए सिंध नदी की बात हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है पचमढ़ी? ए तवा, बी नर्मदा, सी ताप्ती और डी बेनगंगा। अब ऐसे क्वेश्चन में है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक्चुअली गलत नहीं होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ जा सकता है। क्यों? क्योंकि जस्टिफाई है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि आसपास के हैं। नर्मदा भी वहीं से निकलती है, तवा भी वहीं से निकलती है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी, मैंने पढ़ाया है ना। उसके बाद ताप्ती भी थोड़ा नीचे आसी पास से। कहां से निकलती है ताप्ती? बैतूल के मुल्ताई तहसील से, है ना? पढ़ा है आप लोगों ने। तो बस क्या नहीं, बेनगंगा में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ए तवा नदी के किनारे। ठीक है, तो पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, वैसे पचमढ़ी नाम आते ही आप देखिए उद्गम स्थल है। अब अगर नदी का नाम दिया और उसके किनारे कौन से शहर स्थित है और ऑप्शन में वही शहर है जहां से नदी निकली है, तो कंफ्यूजन की वैसे कोई बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि जहां से निकली है उसके किनारे तो वो शहर स्थित है ही। तो हम लोग पढ़े ना, काली भीत पहाड़ी से निकली है ना? कहाँ? पचमढ़ी के, है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हम लोग। निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है ना। प्रपात मतलब जल प्रपात की बात हो रही है, वाटरफॉल की बात हो रही है। अब हम लोग पूरी नर्मदा नदी की लाइन से पढ़ी है वाटरफॉल, जहां से नर्मदा निकलती है लेकर जहां तक जा रही है मध्य प्रदेश में पूरे। तो सबसे पहले क्या है, ए कपिल धारा। तो ये कहाँ है कहाँ पे है ये भी ये कहाँ पे, जहां से नर्मदा निकलती है वहीं पास में। कहाँ है ये, अमरकंटक में है ना। अमरकंटक में कपिल धारा है कि नहीं, पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है दुग्ध धारा, ये भी वहीं पे है, क्या, अमरकंटक में ही है। अमरकंटक मतलब कौन सा जिला, अनूपपुर जिला, है ना। तो दोनों किसमें, अनूपपुर जिले में, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। उसके बाद फिर सी धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पे है, बहुत फेमस जलप्रपात है, कहाँ पे है ये, जबलपुर में है, आप लोग पढ़े हो, ठीक है। जबलपुर में है, मैंने आपको बताया था कि इतनी ऊंचाई से गिरता है और संगमरमर की चट्टाने हैं, तो इस कारण से क्या दिखता है, पूरा धुआं धुआं दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। तो बचा क्या, ऑप्शन डी चित्रकूट। अब हमारे यहाँ चित्रकूट स्थान जरूर है सतना में, लेकिन याद रखना जलप्रपात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, ठीक है। तो अब कहाँ की बात हो रही है, वहां की बात हो रही है जहां नर्मदा नदी जाके मिल जाती है ना। कहाँ पे नर्मदा नदी खत्म हो रही है, वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो नर्मदा नदी एक, सबसे पहले आपको पता है क्या है, नर्मदा नदी पश्चिमवर्ती नदी है ना, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताई थी, जब मैंने बताया था कि पश्चिमवर्ती नदियों के बारे में, तो आपको बताया था कि पश्चिमवर्ती नदियां क्या बनाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी शंक्वा, ऑप्शन सी एस्चुरी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए, ये जो डेल्टा है वो क्या, पूर्ववर्ती नदियां डेल्टा बनाती हैं, है ना। मतलब कौन सी, जो कि जाके कहाँ गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो क्या बनाती, वैसी नदियां डेल्टा बनाती है ना। शंक्वा, मैंने आपको इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, आपको कंफ्यूज भी होना चाहिए तो किसमें, इन दोनों में ही होना चाहिए, है ना। वैसे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ऑप्शन डी कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी एस्चुरी। मतलब जो भी नदी, पश्चिमवर्ती नदियां हैं हमारी, तीनों नदी जाके खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, क्या बनाते हुए, एस्चुरी का निर्माण करते हुए, है ना। अब एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब आप लोग डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अपने ज्योग्राफी के क्लास में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा डिटेलिंग अगर करने लगेंगी तो एमपी छूट जाएगी और ज्योग्राफी चालू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं, अब जैसे मैं पढ़ा रही थी उस दिन उष्ण कटिबंधी बोली, बहुत लोग कमेंट करके लाइव चैट में पूछने लगे मैम उष्ण कटिबंधी क्या है, और कुछ भी ऐसे वर्ड आते हैं तो सवाल पूछा जाता है ना, तो जो थोड़ा बहुत जवाब मैं दे सकती हूँ यहाँ पे मैं दे देती हूँ। दे सकती हूँ मतलब क्या, अपनी एमपी के क्लास के साथ जितना देना उचित है जवाब, है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज्योग्राफी के पूरे चैप्टर्स होते हैं ये अलग से। अगर मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताने लग जाऊंगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो आप कहाँ पढ़ेंगे, वो आप ज्योग्राफी के क्लास में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदोस है। मैं बोली थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भूगोलविद थे, उनका नाम क्या था, टॉलमी। टॉलमी ने कहा था नमोदोस, कौन सी नदी को, कौन सी नदी को कहा था, ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी गार, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी शिप्रा। ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है ना, तो ये सब गलतियां नहीं करना है अपने को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरा गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ठीक है। किसने कहा था नमोदोस, टॉलमी ने कहा था, ठीक है। नाम याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना, नर्मदा नदी को नमोदोस किसके द्वारा कहा गया है, दो चार नाम दे दिया जाएगा, आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है टॉलमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश की कुल कितनी सहायक नदियां, सॉरी नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं,
ठीक है, अब आप लोगों को क्या पता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे ज्यादा सहायक नदियां भी इसी की होंगी। तो कितनी है मैंने बताया था, ए 36, बी 41, सी 44 और डी 46। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी 41। तो नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया। क्या बताया मैंने, फटाफट बताइए, आंसर बताइए, क्या पूछा मैंने, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक तो पूरी मैंने कितनी बता दी, कितनी है टोटल, टोटल तो 41 है, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है नर्मदा की, कौन सी है, तवा नदी, ठीक, जिसके किनारे क्या, पचमढ़ी स्थित है। कहां से निकलती है, पचमढ़ी की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्या होगा, आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। अब ये कंफ्यूज होने की जरा जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि बहुत लोग घूमने भी गए होंगे, बढ़िया जगह है ना, हम लोग पढ़े बहुत अच्छे से इसके बारे में। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, ए भिंड से, बी मुरैना से, सी उज्जैन से, डी महू से। अब आप लोग जब भूआकृतिक प्रदेश पढ़े हो तो ये तो पता ही है कि चंबल नदी कहाँ की नदी है, चंबल नदी मालवा के पठार की नदी है। कहाँ की, मालवा के पठार की नदी है। तो अब उद्गम इसका भिंड और मुरैना तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले क्या एलिमिनेट हो जाएगा, भिंड और मुरैना, जो कि किसका पार्ट है, मध्य भारत के पठार का पार्ट है ना, किसके, मध्य भारत के पठार का पार्ट है ना। तो ये तो होगा नहीं, तो बचा क्या, उज्जैन और महू। अब कहाँ है, इंदौर के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से, आपको बताया गया है ना, इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी महू। अच्छा एक बात बताइए, यहीं से महू से ही एक और नदी निकलती, बहुत फेमस नदी, क्या नाम है उसका, कहाँ से निकलती है, इंदौर के महू तहसील से ही निकलती है, बस पहाड़ी अलग। जैसे इसका नाम क्या बोला मैंने, जाना पाव, उसका नाम क्या है, नाम बता ही देती हूं मैं, थोड़ा और हिंट, काकरी बरडी। कौन सी नदी निकलती है काकरी बरडी पहाड़ी से, कौन सी निकलती है, शिप्रा नदी निकलती है ना, शिप्रा नदी। ठीक, चलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। चलिए तो आज के लिए आपकी आज की क्लास में इतने ही एमसीक्यूज काफी है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपका नदियों के ही एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि नदी एक बड़ा चैप्टर था, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, तो कम से कम 2 एमसीक्यूज तो बनते हैं नदियों के लिए। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपके टॉपिक्स आते जाएंगे उस हिसाब से आपके एमसीक्यूज भी आते जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।